हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश प्रोज का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, इसे हम कह सकते हैं खोया हुआ बसंत। लॉस्ट स्प्रिंग इसका जो टाइटल दिया गया है इस चैप्टर का, तो खोया हुआ बसंत। और ये जो स्टोरी है आपकी, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये जो कहानी है, कहानियाँ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड मतलब बचपन। स्टोलन चाइल्डहुड का मतलब होता है ऐसे बचपन को चुरा लेना, तो बचपन को चुरा लेने वाली कहानी है। ओके स्टूडेंट्स, और इसके जो ऑथर हैं, ऑथर नहीं है इसके, ऑथरेस हैं। ऑथरेस का मतलब होता है लेखिका। अनीस जंग। अनीस जंग एक फीमेल ऑथर हैं, ओके, राइटर हैं, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है जिसका टाइटल दिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग, और ये सेकंड चैप्टर है आपका। तो स्टूडेंट्स, आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ये जो चैप्टर है अबाउट द लेसन, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा अनीस जंग के बारे में भी समझ लो। अनीस जंग वाज बोर्न इन रौरकेला एंड स्पेंड हिज चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। एडोलसेंस का मतलब होता है अपनी किशोर अवस्था को हैदराबाद में बिताना। इनका जन्म तो रौरकेला में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने बचपन चाइल्डहुड और अपनी किशोर अवस्था को हैदराबाद में बिताया, और वहीं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और कुछ शिक्षा इन्होंने एजुकेशन यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से भी प्राप्त की। ओके, इनके जो पेरेंट्स थे ये भी राइटर थे। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर। उन्होंने भी अपने जीवन को एज ए राइटर के रूप में स्टार्ट किया। ओके, सी हैज़ बीन एन एडिटर, वो एक संपादक भी बने। ओके, और देखिए कॉलमिस्ट का मतलब होता है एक स्तंभ बनना, वो एक बहुत ही प्रचलित न्यूज़पेपर के स्तंभ भी बने, यहाँ तक कि इंडिया और भारत में, और भारत से आउट ऑफ कंट्री, इट मीन्स विदेश में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ज़्यादा इसके बारे में ना बताते हुए हम सीधा इसमें चैप्टर के बारे में बता देते हैं। ये जो चैप्टर लिया गया है आपका, चैप्टर के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। तो देखिए अबाउट द लेसन, मैं आपकी बुक से ही बता रहा हूँ, बुक मेरे पास ही है। द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग डिस्क्राइब द पिटिएबल कंडीशन। पिटिएबल कंडीशन का मतलब होता है माइजरेबल, दयनीय कंडीशन, स्थिति। ये जो कहानी है लॉस्ट स्प्रिंग डिस्क्राइब करती है, बताती है, वर्णन करती है दयनीय स्थिति का, वो भी गरीब बच्चों की दयनीय स्थिति का वर्णन करती है, जिनको दबाव के कारण, फोर्स मैंने दबाव से, उन्होंने अपने चाइल्डहुड के जो आनंद होता है, बचपन का जो आनंद होता है, उसको उन्होंने मिस कर दिया, क्योंकि उनके के कारण भी तो है। किस कारण कर दिया उन्होंने मिस? क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि जो उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने अपने बचपन को मिस कर दिया। मतलब बचपन में जो आनंद आता है, आनंद से हम बिताते हैं बचपन को, उसको उन्होंने मिस कर दिया। वो ऐसे गरीब बच्चों के बारे में बता रही है यहाँ पर, एज ए अनीस जंग, जो आपके ऑथरेस है, राइटरेस, ठीक है, तो उसके कंडीशन के बारे में बताती है। तो ये ऐसे बच्चे रह जाते हैं उस अवसर से, स्कूलिंग का मतलब स्कूल जाने के अवसर से रह जाते हैं, और इनको फोर्सफुली दबाव के कारण इनको एज ए लेबर मजदूरी करनी पड़ती है अपनी अर्ली लाइफ में। मतलब स्टार्टिंग से ही इन्हें मजदूरी करनी पड़ जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो कहानी मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, जिसके बारे में आपको, ऐसा नहीं है कि आपने देखा नहीं हो, काफ़ी ऐसे बच्चों को देखा होगा, वो ऐसे गार्बेज को उठाते रहते हैं, कूड़े करकट को, और कई जगह पर देखा होगा आपने, बच्चे काम भी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये जो कहानी है सिर्फ उन्हीं बच्चों के बारे में है। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम चलते हैं वो कहानी की तरफ। जो कहानी स्टार्ट होती है
स्टार्टिंग होती है आपकी समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज, इन द गार्बेज। तो कभी कभी, कभी कभार, तो मुझे कूड़े के ढेर से 1 रुपया मिलता। तो गार्बेज का मतलब होता कूड़ा। जैसे कूड़ा करकट, एक यहाँ पर अभी नाम नहीं दिया गया है, नाम को एज ए अभी हाइड किया गया है, तो अभी आगे शायद हो सकता है नाम भी ओपन हो जाए। कौन है वो? आई। ओके, कभी कभार मुझे 1 रुपया मिलता है, मिल जाता है, वो भी किस में से? गार्बेज में से, वो भी कूड़े करकट में से। वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम ऐसा क्यों करते हो? यहाँ पर क्वेश्चन करने वाला है जो ऑथर है, ऑथरेस, जो इस चैप्टर की राइटर हैं, अनीस जंग। वो क्वेश्चन कर रही हैं, कौन से, किससे पूछ रही हैं? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। किससे? साहिब से। साहिब से उन्होंने पूछा है, मैं साहिब से पूछती हूँ। हुम, जो कि, जिससे आई एनकाउंटर, जिससे मेरी मुलाकात। एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़ होना, एक तरह से। मुठभेड़ जानते हो? मुलाकात होना एक दूसरे से। एवरी मॉर्निंग स्कॉर्निंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं साहब से पूछती हूँ जिससे मेरी मुलाकात। एनकाउंटर का मतलब मीन्स मुठभेड़, मतलब मुलाकात होती है। हर सुबह मेरे पड़ोस के कचरे के ढेर में सोने की रुपए खोज करते हुए होती है। तो देखिए, गोल्ड इन द गार्बेज डंप। डंप का मतलब होता है ढेर, वो भी गार्बेज का। किसका? गार्बेज का ढेर। अंडरस्टैंड? ऑफ माई नेबरहुड, जो कि मेरे पड़ोस में पड़ा रहता है। तो उसमें से वो ढूंढता है। स्क्रॉनिंग का मतलब होता है ढूंढना। गोल्ड, सोना, सोने से मतलब है रुपए, रुपया ढूंढता है उसमें से। तो डेली वो जो राइटर, इसमें राइटर ऑथरेस है अनीस जंग, वो डेली वहाँ पर उसको देखती है, कूड़े के जो ढेर है उसमें से कुछ ढूंढते हुए। लाइक दैट, वो कुछ पैसा ढूंढना चाह रहा है कूड़े में से। ठीक है, तो उससे वो पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो? साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब ने काफ़ी समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट एमिटिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। हिज मदर टेल्स हिम दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ, साहिब ने काफ़ी समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। ढाका के हरे भरे खेतों के बीच स्थित उसका घर अब दूर दूर तक भी उसकी याददाश्त में नहीं है, क्योंकि उसके माइंड मेमोरी में है ही नहीं। क्योंकि देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ पर अनेक तूफान आए जो उनके खेतों और घरों को बहा ले गए। स्वेप्ट का मतलब होता है ऐसे बहा ले जाना। ओके, हिज मदर टेल्स हिम, जैसा कि उसकी माता ने मतलब उसको बताती थी कि हमारा भी घर बार था, लेकिन सब तूफान उसे बहा ले गया ढाका के अंदर। ठीक है, बांग्लादेश से आया हुआ था ये। ढाका के हरे भरे खेतों के बीच उसकी माता उसे बताती हैं। इसी कारण वे इस बड़े शहर में, जहां वह अब रहता है, रुपयों की तलाश में चल दिए। किसकी तलाश में? गोल्ड। गोल्ड से मतलब है यहाँ रुपयों की तलाश में। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे। गो टू स्कूल आई से ग्लेवली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ hollow the advice must sound. There is no school in my neighborhood when they build one. I will go if I start school. Will you come? I ask half joking. Yes, he says, smiling broadly. A few days later I see him running up to me. As your school ready? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. तो स्टूडेंट्स देखिए आगे, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ करने के लिए नहीं था। मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, कुछ भी नहीं था। वह दूर देखते हुए बड़बड़ाता है। तो देखिए, वो कहते हैं स्कूल जाओ, मतलब स्कूल जाओ, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो यहाँ पर जो साहिब है वो कहता है मैं बड़ी ही
सॉरी अभी जो अनीस जंग हैं ऑथरेस वही कह रही हैं, मैं बड़ी ही नम्रता से तुरंत यह महसूस करते हुए कि यह सीख कितनी खोखली है कि कहती हूँ मेरे पड़ोस में कई वो अब देखिए यहाँ पर साहब कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वे एक स्कूल बनाएंगे मैं चला जाऊँगा। तो वो ये कह रहे हैं कि यदि तुम कोई अपना स्कूल खोलोगे तो मैं उसमें ज़रूर आऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, क्या तुम मेरे स्कूल में आओगे अगर मैं कोई स्कूल स्टार्ट करूँगी। तो देखिए यहाँ पर वो क्या कहता है, मैं चला जा, यदि मैं एक स्कूल खोल लूँ तो क्या तुम वहाँ पढ़ने आओगे। विल यू कम आई आस्क, मैं हाफ जोकिंग माने अर्ध मजाकिए लहजे में पूछती हूँ। तो वो कहता है यस हाँ, वह पूरी तरह से मुस्कुराते हुए कहता है। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग, और मैंने कुछ दिनों बाद मैं उसे अपने पास दौड़कर आते हुए देखती हूँ। सीइंग हिम रनिंग अप टू मी, मतलब मेरे पास दौड़कर आते हुए देखती हूँ। इज़ योर स्कूल रेडी, और वह मुझसे पूछता है कि आपका स्कूल तैयार हो गया है। तो मैं उसे बताती हूँ स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है, एक ऐसा वायदा जिसका कोई अर्थ नहीं था। करने पर लज्जित होते हुए मैंने कहा, परंतु मेरे जैसे वायदे उसके नीरस संसार के प्रत्येक कोने में प्रचुर मात्रा में हैं। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, अबाउंड का एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, इट मीन्स नीरस संसार में, निराशा से भरे संसार में। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, साहिब आलम। He announces he does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it, unaware of what his name represents. He roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappearing at noon. Over the months I have come to recognize each of them. तो स्टूडेंट्स देखिए आगे इस पैसेज में क्या कह रहे हैं। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, उसको जानने के कई महीने बाद मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। साहिब आलम, उसका नाम है साहिब आलम। जब उसने ऑथरेस ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया, साहिब ए आलम, मेरा नाम साहिब ए आलम है। वह बताता है वह नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है। यदि वह इसका अर्थ जानता तो पूरे विश्व का स्वामी, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। साहिब का मतलब होता है एज ए लॉर्ड, स्वामी। आलम का मतलब संसार, तो पूरे संसार का स्वामी। तो वह अपने इस नाम पर मुश्किल से ही विश्वास कर पाता। अगर वह अगर नाम जान लेता तो वह बड़े मुश्किल से ही विश्वास करता। क्यों? क्योंकि नाम तो उसका रख दिया साहिब आलम, और बेचारा कर क्या रहा था, कूड़ा बीन रहा था। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल। अब कहते हैं ना हम नाम तो रखते हैं राजा, लेकिन कर क्या रहा है, वो कूड़ा बीन रहा है। ये कैसा नाम हुआ राजा? तो नाम से कुछ नहीं होगा, नाम राजा रखने से कुछ नहीं होगा। तो ओके, तो शायद वो उस पर विश्वास नहीं कर पाता। उसके नाम के अर्थ से अनभिज्ञ वह अपने मित्रों एवं नंगे पैरों वाले बच्चों की सेना, जो कि सुबह के पक्षियों की तरह दिखाई देते हैं और दोपहर को अदृश्य हो जाते हैं। दोपहर को अदृश्य का मतलब डिसअपीयर हो जाना, ओके, के साथ गलियों में भटकता रहता। तो वह किसके साथ भटकता रहता? वंडर। तो देखिए यहाँ पर आया है वेयरफुट, अपीयरिंग लाइक मॉर्निंग बर्ड्स, ठीक है। रूम्स का मतलब होता है एज ए भटकना, वंडरिंग करना, ओके। ओवर द मंथ्स, कई महीनों बीत जाने के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लग गई। वाई आर्ट यू वियरिंग चप्पल्स, चप्पल्स जानते हो, स्लीपर्स। आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक से पूछा तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है। मैं किसी एक से पूछती हूँ। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, तो मेरी माँ ने उन्हें अलमीरा से नीचे नहीं उतारा है, वह सादगी से उत्तर देता है। तो हो सकता है उसकी जो चप्पल हैं वो अलमीरा पर रखी हों और सेल्फ से उन्हें नहीं उतारा है। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ एट्स अनोदर हु इज़ वियरिंग शूज दैट
do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. Traveling across the country I have seen children walking barefoot in cities on blazed roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot. It is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain why a perpetual state of poverty. तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, इसमें अब जो पहला पैराग्राफ था उसको मैं कवर करता हूँ। यहाँ से है, चप्पल के बारे में पूछा उसने, तो और देखिए इवन इफ सी डिड ही डू थ्रो द एम, यह और यदि उसकी माँ ने ऐसा किया होता तो वह उन को फेंक देता। दूसरा लड़का जो कि अनुपयुक्त जोड़े वाला पहने हुआ था, मतलब जो दूसरा लड़का था उसने जो जूते पहन रखे थे वो नॉट मैच्ड, मतलब एक कैसा अलग अलग तरह के जूते पहन रखे थे, एक दूसरे कलर का एक दूसरे कलर का जूता। ओके, वो मतलब मैच नहीं कर रहे थे। ओके, पहने हुए था। कहता है जब मैंने इस पर थोड़ा सा बात शुरू किया तो वह पैरों को घसीटते हुए चलता है और कुछ नहीं कहता। मुझे जूते चाहिए। एक तीसरा लड़का जिसके पास अपने पूरे जीवन में स्वयं के एक जोड़ी जूते भी नहीं रहे थे, कहता है देश में घूमते हुए मैंने शहरों में गाँवों की सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। इसके बारे में यह एक व्याख्या है कि यह धन की कमी नहीं है बल्कि नंगे पैर रहने की एक प्रथा है। ऐसा नहीं कि इनके पास पैसा ना हो चप्पल या जूते खरीदने के लिए, शूज़ और स्लीपर खरीदने के लिए, बल्कि एक ट्रेड है, ये ट्रेडिशनल है, ये दिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, नंगे रहने की एक प्रथा है। ओके स्टूडेंट्स, नंगे रहने की एक प्रथा है। मुझे हैरानी होती है कि क्या यह गरीबी की बहुत ही बेकार बुरी दशा की व्याख्या करने या उसे प्रदर्शित करने का एकमात्र बहाना है। तो देखिए आई रिमेंबर, आगे स्टूडेंट्स इसे पढ़ते हैं। आई रिमेंबर a story a man from Udupi once told me. As a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy and made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. तो स्टूडेंट्स देखिए आई रिमेंबर, तो यहाँ पर जो राइटर हैं, ऑथरेस हैं अनीस जंग, वो कह रही हैं मुझे कहानी याद आती है जो एक बार मुझे उदुपी के एक व्यक्ति ने सुनाई थी। एक युवा लड़के के रूप में वह एक मंदिर जहाँ उसका पिता पुजारी था उसके पास एक स्कूल में जाया करता था। तो देखिए कहाँ है, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। वह ओल्ड टेम्पल का मतलब एक पुराने मंदिर के पास में ही एक स्कूल था, वो वहाँ जाया करता था। वह मंदिर में थोड़े समय के लिए रुका करता और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना किया करता था। 30 वर्षों के बाद मैंने उस कस्बे व मंदिर की यात्रा की, 30 साल बाद, जो अब विनाश के कारण लुप्त हो चुका था। पिछवाड़े में जहाँ नया पुजारी रहता था, लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। एक युवा लड़का खागी वर्दी, जूते व जुर्राबे पहने हुए हाँफते हुए घर आया और मुड़ने वाले फोल्डिंग बिस्तर पर अपना स्कूल का बस्ता फेंका। उस लड़के को देखकर मुझे यह प्रार्थना जो दूसरे लड़कों ने देवी के सामने की थी और
जब अंत में उसे एक जोड़ी जूते मिल गए थे, याद आई मुझे कभी भी इन्हें खोने ना देना। देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। पुजारी के पुत्र की तरह युवा लड़के अब जूते पहने हुए थे, किंतु और बहुत से जैसे मेरे पड़ोस में रहने वाले चिथड़े उठाने वाले अब भी जूतों से रहित हैं, मतलब बिना जूतों के रहते हैं। रैग पिकर्स कहते हैं कबाड़ उठाने वालों को, चिथड़े उठाने वाले व्यक्तियों को। तो स्टूडेंट्स, इसे आज हम इतना ही कवर करेंगे, शूजलेस तक। अगली वीडियो में इसे हम और कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, जिससे कि आप भी काफ़ी बोरिंग महसूस करोगे, इसे कंप्लीट नहीं सुन पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कल हम स्टार्ट करेंगे माई एक्यूटेंस से। ओके स्टूडेंट्स।